पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। आज होगा महादेव की सौगंध तांडव। करो आगाज। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, महादेव की सौगंध, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। कल दोस्तों पेपर हुआ यूपीएससी सीएपीएफ का। कल सुबह 6 बजे तुम्हें 15 की 15 सवाल दोस्तों प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस प्रकार पेपर में छपते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिनके अंदर भी जुनून, पागलपन, हौसला हो, चक दे इंडिया दोस्तों, इसका उन सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने साइंस के बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखूंगा। पूरी स्पीड के साथ में नोट करना है। सवालों की संख्या दोस्तों 25 से अधिक है, इसलिए थोड़ी स्पीड से नोट करेंगे। तो आइए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। उठा लो नोटबुक पेन और हो चुका आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान वही जीत के ले जाएगा। आइए दोस्तों, यूपी पीईटी, एसआई और एसएससी जीडी, फिर कह रहा हूं, चक दे इंडिया को शिद्दत से नोट करना। हर सवाल तुम्हें इस सीरीज में से देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे नहीं। तो आइए, आज का पहला सवाल, सिक्कों का अध्ययन सिक्कों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, जो सिक्कों का जो अध्ययन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिक्कों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? यह शाखा है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। कौन सी है? न्यूमिस्मेटिक्स। इस शाखा में करते हैं सिक्कों का अध्ययन। अब देखिए, पोमोलॉजी क्या है दोस्तों? पोमोलॉजी नोट करना, फलों का अध्ययन। किसका है? फलों का जो अध्ययन है इसे कहते हैं पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी दोस्तों, इसे कहते हैं भूकंप का अध्ययन। किसका? भूकंप का जो अध्ययन है ये दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है। और अगर पूछे ऑन्कोलॉजी, तो नोट करना दोस्तों, ऑन्कोलॉजी जो है इसे कैंसर का अध्ययन। किसका? स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगर पूछ ले इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन नहीं, फलों का अध्ययन। अरे नोट करना, फ्लोरिकल्चर। कौन सा? फ्लोरिकल्चर जो है इसका संबंध है फूलों से। किससे? फूलों से। मैंने बात की है फलों की, फलों का संबंध है पोमोलॉजी से। किससे? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को पहचानिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनास ने किया। बिल्कुल ठीक है। जो बायोलॉजी है दोस्तों, अगर पूछे इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविनास ने इस शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, कैरोलस लीनियस को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? नहीं भाई साहब, कैरोलस लीनियस नहीं। नोट करना दोस्तों, अगर पूछो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको? एरिस्टोटल को दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। अरे गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी वालों। फिर कह रहा हूं, नोट कर लो, साइंस में सवाल उसी के ज्यादा गलत होते हैं जिसे लगता है साइंस मुझे तो आती है। देखना दोस्तों, अरस्तु कौन है? फादर ऑफ दोस्तों बायोलॉजी। और अगर मैं पूछूं फादर ऑफ बायोलॉजी पूछूं या दोस्तों फादर ऑफ जूलॉजी पूछूं, दोनों की दोनों का आंसर क्या है? दोनों का आंसर है अरस्तु का है, अरस्तु। लेकिन फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी लिखना दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले वर्गीकरण के पिता कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो ये लिख लेना दोस्तों कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये गलत है। क्या ऑप्शन नंबर बी गलत है? फिर लिख रहा हूं, अच्छे से नोट कर लेना मेरे साथ में दोस्तों। अगर पूछ ले बायोलॉजी शब्द कौन सा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लिखना लैमार्क और ट्रेविनास ने दोस्तों इस शब्द को दिया। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी और या फिर दोस्तों फादर ऑफ जियोलॉजी, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोस्तों इसके जो पिता है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? फटाफट छाप दो, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो फादर ऑफ बॉटनी। क्या फादर ऑफ बॉटनी कौन है? अगला क्वेश्चन दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दोस्तों ये कौन है? तो लिख लेना वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस ये दोस्तों वर्गीकरण के पिता। चारों पॉइंट अच्छे से नोट करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धुआं धुआं तो कर दोगे लेकिन मेरे साथ में पसीना बहा लो, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं धुआं धुआं खुद ना हो जाओ। इसीलिए दोस्तों छापना सीखो। तुम्हारे लिए लिख रहा हूं यार, तुम्हारे पिता की फिक्र को फक्र में बदलूंगा अब की बार, वादा किया है। लिख लो मेरी जान। क्या लिख लो मेरे साथ में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इसका आंसर क्या है, तो ध्यान रखना इसका आंसर वनस्पति विज्ञान, इसका नाम लिखना थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस दोस्तों ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिखना यह रिश्ता क्या कहलाता है। कीटों का जो अध्ययन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है, तो लिख लो एंटमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी ये दोस्तों कहते हैं कीटों का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। फाइकोलॉजी होए 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 लिखो फाइको दोस्तों शैवाल किसका अध्ययन है? शैवाल का जो अध्ययन है एल्गी दोस्तों इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। हाँ माइको कवक ने दोस्तों भारत को फंगस ने अपना माइका समझा है, तो लिख लेना दोस्तों माइकोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? कवक का दोस्तों। फंजाई जो है इसका अध्ययन है। एंटोमोलॉजी अभी बात किया दोस्तों किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। सोरोलॉजी जैसे ही दोस्तों जैसे ही लड़की किसको देखती है, छिपकली को देखती है, सोरी सोरी कहती है। जैसे लड़की दोस्तों छिपकली को देखती है सोरी सोरी कहती है। तो नोट कर लेना सोरोलॉजी दोस्तों ये किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन। किसका? छिपकली का जो अध्ययन है ये कहते हैं दोस्तों क्या? सोरोलॉजी कहा जाता है। एक सवाल का जवाब दो, क्रायोजेनिक तकनीक का संबंध किससे है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी। कोशिका के संबंध में देखना कितनी बारीक गलती है इस सवाल में। कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहली बात तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की बात करूं दोस्तों तो कोशिका की जो खोज थी आप सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। कहां पर? मृत कोशिका के अंदर। कहां पर? मृत कोशिका के अंदर रॉबर्ट हुक ने खोज की। वहीं दोस्तों लियू वैन होक इसने जो खोज की है वो की थी जीवित कोशिका में। किसमें की है? जीवित कोशिका में खोज लियू वैन होक ने की थी। कोशिका
का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है, इसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, जो नर्वस सेल होती है, क्या जो नर्वस सेल होती है, इसे कहते हैं न्यूरॉन। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में छापो सबसे बड़ी कोशिका जो है, अगर आपसे पूछ लो कौन सी है, जल्दी से छाप दो। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया, यह भी ठीक है। कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित द्रव्य को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इतना बारीक अंतर है दोस्तों, इसे जीव द्रव्य नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए सवाल में लिखा हुआ है, यह है दोस्तों कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। ये तो हो गई कोशिका झिल्ली और ये हो गया दोस्तों केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक है। तो सवाल ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये द्रव्य होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और दोस्तों केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या? केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को मिलाने से दोस्तों क्या बनता है? इनको मिलाने से बनता है जीव द्रव्य, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसका संबंध किससे है? पुरकिंजे। एसएससी में सीधा पूछा गया सवाल है, जीवन की आधारभूत दोस्तों इकाई क्या है? तो लिख लेना, वो है आपके जीव द्रव्य। कौन सी? जीव द्रव्य। तो नोट करना। हां, जिन्हें दोस्तों मेरे साथ में बायोलॉजी दोस्तों सवाल पढ़ने हैं ना, वही मेरे साथ रुकेंगे। जिन्हें ज्ञान लेना है वो तो दोस्तों मैं दे नहीं पाऊंगा। चक दे इंडिया में मैं वो सवाल करा सकता हूं जो पेपर में छप सकते हैं। बाकी दोस्तों मतलब आप समझ जाइए, बाकी तो भाई साहब आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित द्रव्य को जीव द्रव्य नहीं कहते दोस्तों, कोशिका द्रव्य कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग। कौन सी है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा है दोस्तों, ये सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अगर तुमसे पूछ लो कि दोस्तों क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, तो नोट करना दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका जो भित्ति है ये नहीं मिलती। अच्छे से लिख लेना। जिन्हें भी दोस्तों वो लाइन याद होना कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। उन सभी को कसम है, इस लाइन को जिस जिस को याद है वो ढंग से मेरे साथ में छाप लेना। पेपर में जब पेपर आएगा ना, तब बताऊंगा तुम्हें दोस्तों कि तुमने क्या पढ़ा था। जंतु कोशिका नोट करना, इसमें कोशिका झिल्ली जो है ये तो पाई जाती है दोस्तों, लेकिन कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है ये दोस्तों इसमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति कहां मिलती है? ये केवल और केवल दोस्तों पादप कोशिका में मिलती है। लेकिन कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में नहीं दोस्तों, ये पादप कोशिका में भी मिलती है। नोट करना दोस्तों, कोशिका झिल्ली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली केवल दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं, इसके साथ में पादप कोशिका के अंदर भी मिलती है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। नोट करना दोस्तों, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे भी लिखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली है। अब देखिए
कोशिका भित्ति कवक में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। दोस्तों सेल्यूलोज जो है ये पादपों में कोशिका भित्ति, क्या जो पादप है दोस्तों इनमें जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनती है? ये बनती है सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है स्टार्च। पादपों में दोस्तों, पादपों में अगर आपसे पूछो पादपों के अंदर भोजन का संचय किसमें होता है? वो होता है स्टार्च में। लिखना पादपों में दोस्तों भोजन का जो संचय होता है ये होता है स्टार्च में। और ग्लाइकोजन लिखना दोस्तों, अगर पूछे जंतुओं में भोजन का संचय, जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है ये दोस्तों किसमें होता है? ये होता है, ध्यान रखना, ग्लाइकोजन में। और आंसर क्या हो गया? काइटिन दोस्तों। तो कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है कवक के अंदर कोशिका भित्ति। तो सेल्यूलोज, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च दोस्तों पादपों के अंदर भोजन का संचय स्टार्च में होता है। और ग्लाइकोजन नोट करना, जंतुओं में भोजन का संचय। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पहली बात तो दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग। लिखना राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे कहते हैं पैलेड कण। क्या कहते हैं? पैलेड कण। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। किसका? प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे ही कहा जाता है। तो नोट करना, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, पैलेड कण इसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस ये कहते हैं दोस्तों, लिखना माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बीमारी का इलाज करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? कौन कौन बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित कोई बीमारी हो, उस बीमारी का दोस्तों इलाज करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन का संचय होता है उसे क्या कहते हैं? तो लिखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसी को कहा जाता है। और अगर पूछो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो लिख लेना, ऊर्जा की जो मुद्रा है दोस्तों ये भी किसे कहते हैं? ये भी ध्यान रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। अगला, कोशिका का यातायात प्रबंधक। लिख लो दोस्तों, गोल्जी काय। किसको कहते हैं? गोल्जी काय जो है, गोल्जी बॉडी, इसे कहते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मघाती थैली। लिख लेना लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। चारों की चारों दोस्तों अलग अलग तुमसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछ सकता है कोशिका का पावर हाउस, ये तो आसान क्वेश्चन है। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी होता है। अगला, प्रोटीन की फैक्ट्री, या फिर दोस्तों आपसे पूछ सकता है पैलेड कण। ये दोनों की दोनों ध्यान रखना राइबोसोम होते हैं। और आत्मघाती थैली दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना, लाइसोसोम। लिख लो थ्री पेरेंट बेबी। ये सीधा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा दोस्तों, थ्री पेरेंट बेबी। इस तकनीक का उपयोग, थ्री पेरेंट बेबी दोस्तों, थ्री पेरेंट बेबी तकनीक का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दोस्तों?
माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित बीमारी के इलाज में करते हैं। 3 पेरेंट बेबी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? पहली बात तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये ध्यान रखना, किसकी फुल फॉर्म है? डीएनए की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, डीएनए किसका बहुलक होता है? नोट करना, डीएनए किसका बहुलक है? ये देख लेना तुम दोस्तों, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए किसका बहुलक होता है? लिख लेना न्यूक्लियोटाइड। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों इसका बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड डीएनए। तो अगर आपसे पूछे डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए का हेलिक्स मॉडल है किसने दिया दोस्तों? तो डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है ये दिया था वाटसन और क्रिक। किसने दिया? वाटसन और क्रिक। ये होता है दोस्तों हेलिक्स मॉडल, और इसी के लिए इन्हें 1962 का दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोट कर लेना, वाटसन और क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1962 में मिला। किसकी खोज के लिए मिला दोस्तों? डीएनए के हेलिक्स मॉडल के लिए मिला। और अगर पूछे डीएनए को प्रयोगशाला में किसने बनाया, तो नोट करना, डीएनए को प्रयोगशाला में दोस्तों हरगोविंद खुराना ने बनाया। किसने? हरगोविंद खुराना। इन्होंने दोस्तों डीएनए को प्रयोगशाला के अंदर बनाया। देखिए ये तो हो गया वाटसन, ये हो गया क्रिक, ये हो गया हरगोविंद खुराना। ये देखो रॉबर्ट ब्राउन, इसने किसकी खोज की? इसने दोस्तों केंद्रक। लिखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए यहां तो हो गया हरगोविंद खुराना। नोट करना, अगर आपसे पूछो रॉबर्ट ब्राउन, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्टमैन। कौन? अल्टमैन। अगर आपसे पूछ लो दोनों क्वेश्चन का आंसर है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसकी की दोस्तों? केंद्रक की जो खोज है ये की है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और अल्टमैन ने किसकी खोज की? इसने दोस्तों लिखना आप सभी, इसने की है माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी की है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों यह है अल्टमैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है? तुम कितने भी एग्जाम दे लेना, उसमें 100% साइंस का यह सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों? आरएनए और डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षारक का अंतर होता है? अगर आपसे पूछे कौन से का अंतर होता है, तो डीएनए में दोस्तों कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और यहां पर लिख देता हूं आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में लिखना दोस्तों एडिनिन। कौन सा? एडिनिन। एक होता है दोस्तों ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। एक होता है साइटोसिन, और एक होता है दोस्तों थाइमिन। कौन सा? थाइमिन। अगर पूछूं आपसे आरएनए में कौन सा होता है, तो आरएनए में दोस्तों एडिनिन होता है। अगला दोस्तों ग्वानिन होता है। अगला आपसे पूछे साइटोसिन होता है। लेकिन अगर पूछे थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या? यूरेसिल होता है। डीएनए आरएनए में कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सवाल पढ़ लेना कि डीएनए में दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होता है? थाइमिन होता है। और अगर पूछो आरएनए में कौन सा होता है, आरएनए में दोस्तों लिख लेना यूरेसिल होता है। कौन सा? यूरेसिल। तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दोस्तों यूरेसिल। क्या है? यूरेसिल जो है ये इसका एकदम सही आंसर है। और डीएनए किसका बहुलक
बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और अगर पूछ लूं आपसे, जल्दी बताओ दोस्तों, प्रोटीन किसका बहुलक है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, प्रोटीन किसका बहुलक है। लाइकेन किसका सहजीवन है? तुम्हें यह पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, लाइकेन किसका सहजीवन है। तो दोस्तों, किस किस के बीच में प्यार था? कवक और शैवाल। किसके? कवक और शैवाल के बीच का पहला पहला प्यार। कवक का मतलब दोस्तों फंगस है ना, फंगस है। और अगर पूछूं शैवाल तो लिख लेना दोस्तों, ये होता है एल्गी। तो इनके बीच का सहजीवन, इनके बीच का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। क्या? लाइकेन। और इसका उपयोग कहां करते हैं? वायु प्रदूषण को मापने में दोस्तों इसका उपयोग करा जाता है। तो नोट कर लेना, लाइकेन किसके बीच का सहजीवन है? कवक और शैवाल के बीच का दोस्तों सहजीवन कौन सा है? वो है लाइकेन। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है दोस्तों, एमिनो अम्ल का। किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फलों को पकाने में किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो दोस्तों, फलों को पकाने में पादप हार्मोन, कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन। 2 या 3 हार्मोन तो तुम्हें ढंग से याद होने चाहिए जो पादप हार्मोन हो। देखिए दोस्तों, पहला हार्मोन नोट कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछता है फलों को पकाने में किस हार्मोन का उपयोग होता है? एथिलीन। नोट करना, एथिलीन। तो पहला हो गया दोस्तों एथिलीन। लिखना, फलों को पकाने में, किसमें? फलों को पकाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपसे पूछे जिब्रेलिन्स, लिखना दोस्तों जिब्रेलिन्स, इसका उपयोग होता है किसके अंदर दोस्तों? ये वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। कौन सा? जिब्रेलिन्स। एक दोस्तों, अगर पूछूं फूलों के लिए किसका होता है? देखिए, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का होता है, वृद्धि के लिए दोस्तों जिब्रेलिन का होता है, लंबाई को बढ़ाने के लिए एक है लिखना आपके फ्लोरीजेंस। और फ्लोरीजेंस वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों? लंबाई को बढ़ाना। और एक लिख लेना फ्लोरीजेंस, फूलों को खिलाने में किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो फूलों को खिलाने में उत्तरदायित्व है दोस्तों किसका? वो है फ्लोरीजेंस। देखिए, सब हार्मोन यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन एक पादप हार्मोन है जो दोस्तों वृद्धि रोकने के काम आता है। जो बताएगा समझ जाऊंगा खतरनाक तैयारी है उसके। कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं अलग से भी लिख देता हूं यहां पर। बताओ दोस्तों, कौन सा पादप हार्मोन है? क्या? कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि रोधक होता है? खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि रोधक होता है, बाकी सब दोस्तों कोई फूल को खिलाने में काम आ रहा है, या दोस्तों कोई लंबाई को बढ़ाने में काम आ रहा है, कोई दोस्तों फलों को पकाने में काम आ रहा है, लेकिन ये वाला बताओ फटाफट से कि पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों जो वृद्धि रोधक होता है? मतलब वृद्धि को एक का सही आंसर आ चुका है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। जो इस समय पेपर के नजदीक जम के तैयारी करेगा, अपना विश्वास बनाए रखेगा, वो पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। नोट करना, ऑक्सीन नहीं है। मुझे पता था कि तुम यही आंसर देगो, ऑक्सीन। अरे ऑक्सीन नहीं है दोस्तों, ऑक्सीन तो वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन। लिख लेना, एक का सही आंसर था, मैं लिख देता हूं अबसिसिक एसिड। लिखना दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे कौन सा हार्मोन है, अभी तक नहीं आया आंसर तुम्हारा, कब तक इंतजार करूं तुम्हारा? नहीं करना। हाँ, अबसिसिक एसिड दोस्तों, अबसिसिक ये जो एसिड है लिख लेना, इस ये जो है दोस्तों आपका पादपों के अंदर वृद्धि रोधक होता है। अच्छे से नोट करना, स्टार लगा के। अगला क्वेश्चन देखना, 1986 में
चेरनोबिल दुर्घटना किस देश से संबंधित है? अब देखिए, कुछ दोस्तों दुर्घटना हुई है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन सी दुर्घटना है। दोस्तों लिखना, वो आपके न्यूक्लियर पॉल्यूशन है। कौन सा पॉल्यूशन है? न्यूक्लियर पॉल्यूशन। मतलब कि दोस्तों परमाणु संयंत्र में क्या हुआ है? परमाणु संयंत्र के अंदर दुर्घटना हुई है। और ये सीधा सवाल दोस्तों यूजीसी नेट में पूछा गया। क्या यूजीसी नेट में सीधा सवाल पूछा गया? और इनका संबंध किससे दोस्तों? नोट कर लेना, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। पहला लिखिएगा चेरनोबिल घटना। 3 महत्वपूर्ण घटना है, नोट करना। चेरनोबिल दुर्घटना दोस्तों इसका संबंध है यूक्रेन से। किससे है? यूक्रेन से। कब हुआ था? 1986 में। यूक्रेन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दोस्तों कीव है। दूसरा लिखना 3 माइल दोस्तों, 3 मील आइसलैंड। अगर पूछो ये वाली घटना कहां पर हुई है तो लिख लेना अमेरिका के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन असुमेलित है? क्या निम्न में से कौन असुमेलित है? सीधा क्वेश्चन आया। तो देखना चेरनोबिल घटना ये दोस्तों यूक्रेन में है। 3 माइल आइसलैंड ये घटना दोस्तों कहां पर? आपके अमेरिका में होती है। अगला पूछ ले आपसे इसी के साथ में फुकुशिमा। ये बताओ कौन कौन बताएगा? फुकुशिमा जो घटना है, दुर्घटना दोस्तों ये कहां पर हुई? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। चलिए इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। क्या हो गया? यूक्रेन जो है इसका सही आंसर हो गया। लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा दोस्तों, भोपाल वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा? भोपाल। अगला क्वेश्चन है, भोपाल वाली घटना दोस्तों 1984 कौन सी कंपनी में यह दुर्घटना हुई थी? यूनियन कार्बाइड। इसको लिखना दोस्तों, कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड ये कंपनी है दोस्तों। इसी कंपनी के अंदर भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड, किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों इस गैस का रिसाव होता है, भोपाल गैस त्रासदी। और फुकुशिमा लिख लेना, जापान के अंदर है दोस्तों फुकुशिमा दुर्घटना। तो चेरनोबिल यूक्रेन के अंदर, 3 मील दोस्तों आइसलैंड ये अमेरिका के अंदर, और फुकुशिमा ये नोट करना जापान में। और भोपाल गैस त्रासदी ये दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, रक्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, ब्लड की बात करो, आप कोई भी पेपर उठाना, इस ब्लड का क्वेश्चन तो आपके पेपर में छपेगा। ब्लड अगर पूछो ब्लड क्या है तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। नोट करना, ब्लड क्या है? एक ही शब्द में नोट कर लेना, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में कहते हैं दोस्तों तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक है। तो ब्लड दोस्तों टिश्यू है। क्या? ब्लड ध्यान रखना टिश्यू है, उत्तक है। कैसा उत्तक है? लिक्विड फॉर्म में। क्या काम करता है? काम करता है दोस्तों संयोजी। किसका काम करता है? कनेक्टिंग करने का काम करता है। अगर तुमसे पूछ लो जो ब्लड है दोस्तों, इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है? फिक्स होता है 7.4। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, ब्लड का जो मान है वो फिक्स है दोस्तों 7.4। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितना ब्लड होता है? 7% दोस्तों शरीर का जो भार है उसका कितना? 7%। लगभग बात करो तो 5 से 6 लीटर दोस्तों इतना ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक तो ये देखो, ये कट लगाया दोस्तों, ब्लड टपक रहा है। क्या? ब्लड टपक रहा है मतलब ब्लड का एक भाग लिक्विड फॉर्म में होता है, और उस भाग को क्या कहते हैं? नोट करना दोस्तों, उस भाग को कहते हैं
प्लाज्मा। तो ब्लड का एक भाग होता है लिक्विड फॉर्म में, किसमें? लिक्विड में, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा भाग क्या है? वो है दोस्तों रक्त कणिकाएं। क्या? रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पेल्स। अगर आपसे पूछो प्लाज्मा जो है दोस्तों कैसा होता है, लिख लेना ये रंगहीन होता है या हल्का पीला होता है। क्या? रंगहीन या हल्का पीला होता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दो, नोट करना, अगर तुमसे पूछ ले प्लाज्मा में से किसको निकालो, फाइब्रिनोजन को निकालो, तो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छापना दोस्तों, प्लाज्मा में से किसको बाहर निकाल दिया? फाइब्रिनोजन को निकाला, तो क्या बन गया दोस्तों? सीरम बन गया। क्या? सीरम बन गया। अगला खतरनाक क्वेश्चन, और वो है रक्त कणिकाएं दोस्तों, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। ये कितना परसेंट है? लगभग 55% है, और ये दोस्तों लगभग 45% है। ये तुम्हारे सामने ब्लड है, और ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, बिल्कुल ठीक बात है। रक्त का पीएच मान 7 होता है, गलत बात है, 7.4 होता है। 7.4 होगा तो अम्लीय होगा या क्षारीय? क्षारीय होगा। यह भी ध्यान रखना, ये पीएच दोस्तों पैमाना, कौन सा? पीएच पैमाना किसने खोज की थी? सोरेनसन। किसने की है? सोरेनसन ने। इसमें जो 7 होता है, ये होता है दोस्तों उदासीन, न्यूट्रल होता है, जो किसका होता है? जो आपके दोस्तों शुद्ध जल होता है, इसका होता है। ठीक है, अगला 7 से आगे बढ़ूंगा तो दोस्तों क्षारीयता जो है ये बढ़ती जाएगी 7 से आगे, और 7 से कम जाऊंगा तो इससे दोस्तों जो एसिडिटी है, अम्लीयता जो है वो यहां पर बढ़ती जाएगी। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। अगर पूछ लूं आपसे अम्ल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नोट कर लेना, अम्ल दोस्तों अनीला कर देता है। क्या? अनीला। मतलब दोस्तों अम्ल जो है ये ध्यान रखना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। किसको? नीले को लाल करता है एसिड। और अगर पूछूं क्षार की बात करो तो दोस्तों लिख लेना छालानी। क्या? छालानी मतलब कि जो क्षार है वो दोस्तों लिखना लाल को करता है नीला। क्या करता है? लाल को दोस्तों नीला करता है क्षार। तो ध्यान रखना अनीला और छालानी। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की मात्रा लगभग 7% होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये दोस्तों एकदम गलत होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या पूछ ले मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस में दोस्तों पूछ सकता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तीसरा पूछ सकता है किसकी कोशिका, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वो आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आरबीसी है इसमें क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है, तो वो आपसे पूछ सकता है हीमोग्लोबिन का क्या काम है, या फिर दोस्तों इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। सारे सवाल आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो छाप लेना दोस्तों, स्प्लीन। किसे कहते हैं? प्लीहा, या फिर जो स्प्लीन है इसे कहते हैं दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान। कितना समय होता है? 120 दिन
दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। किसका? आरबीसी का। अगला क्वेश्चन, आरबीसी के केंद्रक में दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसको नोट करना, आरबीसी में केंद्रक दोस्तों नहीं पाया जाता, लेकिन इसका जो अपवाद है वो नोट कर लेना, ऊंट और दोस्तों लीमा। क्या? ऊंट और जो लीमा है ये दोनों की दोनों दोस्तों इसके अपवाद हैं आरबीसी में केंद्रक के। तो ऊंट और जो लामा है इसमें दोस्तों क्या मिलता है? आरबीसी में केंद्रक मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि मलेरिया में कौन प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया के अंदर। किसमें? मलेरिया में दोस्तों आरबीसी प्रभावित होती है। नोट कर लेना, मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो नोट करना, हीमोग्लोबिन का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। इसको छापना, सीधा पूछ लेगा तुमसे, हीमोग्लोबिन इसका क्या काम है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन का काम लिख लेना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। और कौन सी धातु मिलती है? धातु मिलती है दोस्तों लोहा। कौन सी मिलती है? लोहा या फिर फेरस दोस्तों, ये धातु मिलती है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ध्यान रखना, आंसर हो गया इसका प्लीहा प्रभावित होता है आरबीसी के। कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों इसी को। निम्न में से किस विटामिन का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में होता है? तो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग। क्या दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग आप सभी जानते हो। मैंने दोस्तों यहां पर काटा, क्या यहां पर काट लिया दोस्तों, ब्लड बह रहा है। क्या ब्लड बह रहा है दोस्तों? और एकदम से क्या हुआ, 2 से 5 मिनट बाद में ब्लड दोस्तों अपने आप रुक गया। क्या ब्लड अपने आप रुक गया? तो इसे कहते हैं क्लोटिंग। क्या बोलते हैं? क्लोटिंग। और क्लोटिंग में सहायक कौन होता है? तो क्लोटिंग में सहायक होता है विटामिन के। इसके अलावा दोस्तों क्लोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होती है? बिंबाणु। कौन? बिंबाणु। इसे कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स भी इसे कहा जाता है। अगर पूछ लो डेंगू रोग में कौन प्रभावित होता है, तो लिखना दोस्तों डेंगू रोग के अंदर यही प्लेटलेट्स जो है ये प्रभावित होती है डेंगू रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन, विटामिन के तो इसका आंसर हो गया। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया विटामिन के। लेकिन दोस्तों इसका नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन इसका दोस्तों नाम होता है। और ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम किसका है? इसको कौन कौन बताएगा? फटाफट बता दो दोस्तों। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमने से रोकने में कौन सहायक है? रोकने में कौन सहायक है? फटाफट से छाप दो। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? क्या कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो इसका तो आंसर हो गया विटामिन के दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। विटामिन ए लिख लेना, रंतोधी रोग संबंधित किससे है दोस्तों? आंखों से। किससे? आंखों से। रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन सी लिखना दोस्तों, इससे रोग होता है स्कर्वी। और संबंधित किससे दोस्तों? मसूड़ों में खून आना। और विटामिन डी इससे रोग होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और दोस्तों इसका संबंध है हड्डियां जो हैं ये कमजोर हो जाती हैं। तो ए बी सी डी। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमने से रोकने में कौन सहायक है? हिपेरिन। इसको ढंग से लिख लेना, हिपेरिन। और अगर आपसे पूछो हिपेरिन का निर्माण कहां होता है? लीवर के अंदर होता है। अच्छे से नोट करना, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम किसका है दोस्तों? वो है हिपेरिन। किसका? हिपेरिन। और हिपेरिन कहां पर बनता है? हिपेरिन बनता है दोस्तों लीवर के अंदर। सर काट के दिखाओ।
अरे भाई साहब खतरनाक है। तो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? इसका आंसर कौन देगा रे रसगुल्लो? कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? फटाफट छापिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। कन्फ्यूजिया, क्या कन्फ्यूजिया दोस्तों, क्या कन्फ्यूजिया क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। कौन सा क्वेश्चन है? कन्फ्यूजिया लिखना। कन्फ्यूजिया सर्वदाता रक्त समूह O- है, सर्वग्राही रक्त समूह AB+ है। रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की है। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीन और वीनर ने की है। इसे कहते हैं कन्फ्यूजिया। क्या इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन होता है? अब देखना, सर्वदाता रक्त समूह, पहली बात तो दोस्तों जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। किसने की है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। इसने दोस्तों रक्त समूह की खोज की। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से ABO तो ABO सिस्टम की खोज इसी ने की है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह किसके आधार पर होते हैं? वो होते हैं एंटीजन। किसके आधार पर दोस्तों? एंटीजन के आधार पर रक्त समूह होते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अरे बेटा ऐसा ही होता है पेपर में। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें सब कुछ आता है पर पेपर वाला दोस्तों तुम्हें चलाकर गलत करवाने की कोशिश करता है। नोट करना, अगर आपसे पूछ ले रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, ABO सिस्टम किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? O- दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर पूछे सर्वग्राही कौन सा है तो लिखना दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB+ होता है। इस सवाल को बनाने का सबसे बड़ा कारण है ये दोनों पॉइंट। क्या दोनों पॉइंट दोस्तों? सर्वदाता O- होगा। क्या O- है। और सर्वग्राही कौन है? वो है दोस्तों AB+। कौन सा? AB+ है। यूनिवर्सल डोनर O- है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर दोस्तों वो ध्यान रखना AB+ है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की। नहीं दोस्तों, रक्त समूह की जो खोज है वो किसने की है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र, नोट करना, अगर आपसे पूछे इसकी जो खोज है रक्त परिसंचरण तंत्र, कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसकी जो खोज है वो दोस्तों विलियम हार्वे ने की। किसने की? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की। बिल्कुल ठीक बात है, RH फैक्टर इसकी जो खोज है लैंडस्टीनर और वीनर ने की। और दोस्तों किसमें खोजा गया था? अरे रसगुल्लो नोट करो, किसमें खोजा गया था? अरे दोस्तों वो बंदर था ना भाई साहब, उसी में खोजा गया। क्या? अरे ये क्या बन गया रे देवा रे देवा। ये दोस्तों जो बंदर था ना, रीसस मंकी। कौन सा मंकी है? रीसस बंदर दोस्तों। हाँ, बंदर भी देख के शर्मा जाए ये कौन सा बंदर है ना, रीसस बंदर दोस्तों। इसमें खोजा गया RH फैक्टर। क्या खोजा गया? RH फैक्टर। और किसने दोस्तों? लैंडस्टीनर और वीनर ने दोस्तों ये किया था। कौन सा? RH फैक्टर। तो नोट करना, अगर आपसे पूछे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये इसका सही आंसर है। अमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायता करने के लिए कौन सा अम्ल होता है? पहली बात तो अमाशय। देखिए दोस्तों अद्भुत फोटो किस किस को याद है? अरे याद करो रे, अद्भुत फोटो जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी दोस्तों, याद कर लो फटाक से। ये हो गया दोस्तों अमाशय। क्या हो गया? अमाशय। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये हो गया भाई साहब हमारा सुपरमैन। क्या हमारा सुपरमैन है ये दोस्तों, इसकी छोटी छोटी आंखें। देखिए आपका भोजन आया। क्या आपका दोस्तों भोजन आया? हाँ, एक बच्चे का बड़ा बढ़िया सवाल है, एंटीजन किसमें नहीं पाया जाता? तो दोस्तों अगर तुमसे पूछे
पूछे ए बी इनमें तो मिलता है, ओ जो है दोस्तों इसमें नहीं मिलता। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मतलब है ना दोस्तों, वो पता है क्या होता है? अरे तेजाब होता है। पेट में तेजाब थोड़ी पाया जाता है। तुम तो यार खतरनाक इंसान हो। देखना, तुमने भोजन खाया दोस्तों, भोजन जाता है यहां पर, किसमें? फूड पाइप में। किसमें? फूड पाइप में। और इसके बाद दोस्तों भोजन आता है आपका स्टोमक के अंदर। किसमें आता है? स्टोमक। स्टोमक का मतलब अमाशय। अमाशय में दोस्तों एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है? पेप्सिन। इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। अगला दोस्तों एक होता है रेनिन एंजाइम। इसका काम होता है दूध का पाचन करना। और दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायता करने के लिए यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो लिख लेना दोस्तों, अगर आपसे पूछे हमारे अमाशय या स्टोमक में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोस्तों हमारे स्टोमक में होता है। नोट करना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन दोस्तों, और रेनिन जो है ये छाप लेना आप सभी, दूध का पाचन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोस्तों हमारे पेट के अंदर होता है। अगर तुमसे पूछे सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों अम्लों का राजा। क्या? अगर आपसे पूछो H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों इसे ही कहते हैं अम्लों का राजा। क्या? अम्लों का राजा कहा जाता है। और दोस्तों इसे ही कहते हैं गंधक का तेजाब। क्या बोलते हैं? गंधक का तेजाब भी इसे कहा जाता है। HNO3 इसे कहना दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। और अगर आपसे पूछे इन दोनों को मिलाने पर कौन सी बारिश होती है, तो वो होती है दोस्तों किसकी बारिश? प्यार की बारिश नहीं भाई साहब, किसकी बारिश होती है? हां दोस्तों लिख लेना, अम्लीय वर्षा। क्या? अम्लीय वर्षा। वैसे वो भी दोस्तों अम्लीय वर्षा ही है, फिर भी नोट कर लो, एसिड रेन होती है इन दोनों को मिलाने पर। और दोस्तों इसे ही कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग। इसे ही कहा जाता है एसिड रेन को। कितना होता है? 5.4 दोस्तों इसकी पीएच मान होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी दोस्तों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर तुम्हें आज बायोलॉजी पसंद आएगी ना, तो कल दोस्तों केमिस्ट्री का भी करा दूंगा, फिजिक्स का भी करा दूंगा, पर तुम्हें पसंद आनी चाहिए मेरा पढ़ाया हुआ ना, ये बड़ी बात है। चल झुट्टी सुनाओ, पहले पढ़ ले। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, थायराइड जो ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड जो ग्रंथि है दोस्तों, ये लिखना अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, वो है दोस्तों थायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो लिखना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड नहीं है दोस्तों, लीवर। क्या है? लीवर। तो अगर तुमसे पूछ ले कि जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, यकृत या फिर जिगरा? क्या? जिगरा। तो इसका आंसर होगा यकृत। थायराइड दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर पूछूं सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि दोस्तों ये सबसे छोटी है, और इसे ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या? मास्टर ग्लैंड दोस्तों इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? मिक्स ग्लैंड है। तो लिख लेना अग्नाशय ग्रंथि।
नोट कर लो दोस्तों, ये अंतःस्रावी भी है और ये दोस्तों कौन सी है, बहिर्स्रावी भी है। क्या ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका तो आंसर हो गया लीवर। क्या हो गया, लीवर या फिर यकृत। इतने पर नहीं छोड़ सकता। जो लीवर या यकृत होता है दोस्तों, ये जो लीवर होता है, क्या ये जो लीवर होता है, पहला क्वेश्चन है, इसे साइंस में हिपैट कहते हैं। क्या हिपैट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, लीवर, इसमें हिपेरिन, इसका दोस्तों विकास होता है, बातचीत कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की रसायन शाला, शरीर की रसायन शाला दोस्तों, ये किसे कहते हैं, लैब जो है वो कहते हैं दोस्तों लीवर को। अगर किसी को जहर देकर मारा है तो जहर कहां मिलेगा दोस्तों, लीवर में मिलेगा। तो नोट कर लेना, अगर किसी को जहर देकर दोस्तों मारा गया है तो लीवर जो है एक बड़ा सुराग होता है कि उसे जहर देकर मारा या फिर नहीं मारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि अमोनिया यूरिया में दोस्तों, अमोनिया यूरिया में किस सर्किल के द्वारा दोस्तों चेंज होती है, ऑर्निथिन साइकिल। किसके द्वारा, नोट करना, अगर आपसे पूछ ले अमोनिया जो है ये यूरिया में दोस्तों, अमोनिया जो है ये यूरिया में किससे चेंज होता है, तो नोट कर लेना ऑर्निथिन साइकिल। कौन सी, ऑर्निथिन चक्र। और ये ऑर्निथिन चक्र कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। और वसा का इमल्सीकरण किससे होता है, छापना दोस्तों, वसा का इमल्सीकरण, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। वसा का इमल्सीकरण ये दोस्तों लीवर में ही होता है। मतलब वसा का छोटे छोटे दोस्तों अणुओं में टूटना, इसे कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। तो ध्यान रखना, एक रसगुल्ला कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है। अरे यार इतना पसीना बहा रहा हूं तुम्हारे लिए, फिर तुम बोलते हो रिकॉर्डिंग क्लास है। अरे जिगरा निकाल के दे दूं तुम्हें, अगर तुम कह दो ना एक बार कि सर सच में आप अपना परिवार मानते हो, जिगरा निकाल दो तुम्हारे लिए, और कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है। सही है बेटा, यकृत इसका सही आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, हमें पेपर को फोड़ना है तो इस सवाल को जरूर नोट करना। अगर तुमसे पूछे इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, तो लिखना दोस्तों, इंसुलिन का जो निर्माण है ये होता है अग्नाशय ग्रंथि। किसमें होता है, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का निर्माण होता है। और अग्नाशय ग्रंथि की भी बीटा कोशिका के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन दोस्तों अगर तुमसे पूछ ले इसका काम क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को दोस्तों कंट्रोल करना। और अगर इंसुलिन काम नहीं करे दोस्तों तो लिख लेना आप सभी, इसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, अगर इंसुलिन काम नहीं करे तो रोग होता है मधुमेह, इसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, इसे ही दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो लिखना दोस्तों हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने वाला यंत्र। क्या, आर्द्रता मापने वाला यंत्र वो होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर, दाब मापने वाला यंत्र, बैरोमीटर। फेदोमीटर दोस्तों, गहराई मापने वाला यंत्र, फेदोमीटर। और इस फिग्नोमैनोमीटर ये है दोस्तों रक्त दाब मापने वाला यंत्र। और कितना होता है, 120 और 80। जब दोस्तों जो हमारा हाइट है, जब दोस्तों क्या होता है, संकुचन होता है। क्या, संकुचन होता है, तब दोस्तों रक्तदाब कितना होगा, तब होगा 120। कितना, 120। और जब दोस्तों संकुचन प्रसरण में चेंज होता है, फैलता है, देखिए ये हो गया दोस्तों संकुचन। क्या, संकुचन। और ये हो गया प्रसरण। क्या हो गया, प्रसरण। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो अगर संकुचन हुआ, क्या हुआ, संकुचन हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखना 120। और अगर प्रसरण हुआ दोस्तों तो होगा कितना, ये होने वाला है 80। तो इस फिग्नोमैनोमीटर अगर पूछे
से रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये हुआ किडनी। क्या ये तुम्हारी किडनी है? और इस किडनी के अंदर अच्छी वाली बनाऊंगा तुम्हारी किडनी। तो देखना दोस्तों, ये अरे यार किडनी हुई, क्या हुआ? तो दोस्तों ये हो गई तुम्हारी किडनी। क्या भाई साहब, हाँ अब बनेगी किडनी। ये हो गई दोस्तों तुम्हारी किडनी। क्या हो गई? ये तुम्हारी किडनी हो गई दोस्तों। अब मैंने पूछा आपसे कि जो किडनी है, इस किडनी की दोस्तों क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नोट कर लेना, यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी की दोस्तों कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन। अगर पूछ लो किडनी का काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। लिखना दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण ये काम होता है किडनी का। अगर किडनी काम नहीं करे दोस्तों तो छाप लेना डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। अगर दोस्तों किडनी काम नहीं करे तो लिख लेना दोस्तों, किडनी अगर काम नहीं करे तो रक्त को बाहर निकालकर शुद्धिकरण करते हैं, उसे कहते हैं डायलिसिस। और किडनी की तो यूनिट होती है वो है दोस्तों नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। देखिएगा, अगर पूछ ले कूपिका किसकी है? श्वसन तंत्र किसकी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्रियात्मक इकाई जो है वो एल्वुलोई या फिर दोस्तों कूपिका। अगला, शरीर की दोस्तों, शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। क्या है? कोशिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है दोस्तों न्यूरॉन। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी से होता है और किडनी की जो इकाई है वो कहलाती है दोस्तों नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। अगर किडनी में पथरी हो गई दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? तो लिख लेना, किडनी जो स्टोन है, इस किडनी स्टोन को क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जुलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जुलेट। ये तो चलो इसका आंसर हो गया। हमें दोस्तों किस पर बात करेंगे? कैल्शियम सल्फेट पर। कैल्शियम जो सल्फेट है, जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। नोट करना, जिप्सम दोस्तों इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। और जिप्सम दोस्तों अगर आपसे पूछो CaSO4.2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। और अगर इसमें से दोस्तों 1.5 अणु पानी का निकाल दूं बाहर तो लिख लेना CaSO4.12H2O, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ टूटने पर दोस्तों जो भानते हैं ना, उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर पूछ ले सर एक बार, हाँ सेविंग करा लो अच्छे लगोगे, अरे तू पढ़ ले, जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना उस दिन मैं जो नागिन डांस करूंगा उस दिन देखना तू मैं कितना कतई जहर लगता हूं। तू पढ़ता है नहीं है, फिर नागिन डांस कैसे होगा? जिप्सम दोस्तों CaSO4.2H2O। अगर पूछूं आपसे पीओपी क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये दोस्तों ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कॉपर सल्फेट, कंफ्यूज मत हो जाना, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4। कॉपर सल्फेट दोस्तों इसे कहते हैं नीला थोता। क्या बोलते हैं? नीला थोता कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, कॉपर सल्फेट दोस्तों नीला थोता। और इसका आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्जुलेट। किडनी दोस्तों पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जुलेट कहलाती है। पीयूष ग्रंथि से संबंधित हार्मोन है। अगर तुम्हें याद हो दोस्तों कि जो पीयूष ग्रंथि है इससे संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं? पहली बात तो दोस्तों अगर तुमसे पूछे, यहां पर एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल। SSC CHSL में 2 दिन पहले पूछी गई कि दोस्तों यही पूछा गया सीधा कि मस्तिष्क की जो ज्वर होती है, मस्तिष्क की जो रेत होती है, क्या? हाँ ब्रेन दोस्तों, ब्रेन सैंड जो है, मस्तिष्क की जो रेत है वो किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क की रेत दोस्तों पीनियल ग्रंथि
को कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बायोलॉजिकल क्लॉक, कब तुम खड़े होगे, कब दोस्तों हगटन जाओगे, कब दोस्तों आप सोओगे, कब सोना बाबू से बात करोगे, ये सब के सब कौन तय करता है? वो तय करता है दोस्तों पीनियल। कौन करता है? पीनियल करता है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी के साथ में दोस्तों, अगर पूछो यहीं पर एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, कौन सी है? पीयूष। वृद्धि हार्मोन दोस्तों इसी ग्रंथि से निकलते हैं। अगर अधिक निकले तो विशाल काय दोस्तों खली, अगर कम निकले तो दोस्तों बोनापन, क्या बोनापन। अगला है यहीं पर होती है हाइपोथैलेमस है। अरे मतीरे की राड, सीधा क्वेश्चन पूछा गया, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान और प्यार दोस्तों इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, यहां पर होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। अगर तुमसे पूछो इस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। और दोस्तों अगर आयोडीन की कमी हो गई तो आयोडीन की कमी होने पर गलगंड या फिर दोस्तों घेंगा या फिर गोइटर, क्या या फिर गोइटर जो दोस्तों गला सूजकर लंबा होता है, क्या गला सूजकर लंबा होता है, इसे कहते हैं दोस्तों गलगंड या फिर घेंगा रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में दोस्तों आयोडीन की कमी होने से। यहीं पर दोस्तों कौन सा होता है? यहां पर होती है दोस्तों थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। ये हमारा दोस्तों शरीर जो है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। और दोस्तों किडनी के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रीनल। यही तो है दोस्तों फ्लाइट एंड फाइट, या तो लड़ लो या दोस्तों भाग जाओ, क्या या तो लड़ लो या उड़ जा, क्या उड़ जा। फाइट एंड फ्लाइट ये हार्मोन है एड्रीनल ग्रंथि का हार्मोन, किडनी के जस्ट ऊपर मिलती है। और दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो देखो लड़ो या उड़ो हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन, ये तो हो गया दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि। और वृद्धि हार्मोन ये हो गया दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष। तो इसका आंसर हो गया वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन, असंगत को पहचानिए। पहली बात तो दोस्तों जो विटामिन है, क्या जो विटामिन है, अगर पूछूं आपसे पानी में कौन कौन से घुलनशील हैं, तो भैंस गई पानी में बी और सी। और दोस्तों इसके अलावा सबकी सब किसमें घुलनशील है? बसा या फिर लिपिड के अंदर घुलनशील है। तो बी और सी पानी में हो गए, ए डी ई के दोस्तों ये बसा के अंदर हो गए। विटामिन ए इसका नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये लिख लेना, नाइट ब्लाइंडनेस, रंतोदी रोग होता है। अगर तुमसे पूछे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो लिख लेना दोस्तों विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। गाजर में कौन सा होता है? गाजर में भी दोस्तों विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों लिख लेना आप सभी, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है? यह होता है दोस्तों विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर पूछ ले आपसे तो नोट करना कि इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, जिसे नाविक रोग भी कहा जाता है। इसी में दोस्तों मसूड़ों में खून आता है। विटामिन बी12 साइनोकोबोलिन दोस्तों लिख लेना, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु दोस्तों ये मिलती है विटामिन बी12 में। और विटामिन डी टोकोफेरोल नहीं दोस्तों, इसे कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या? कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन डी। और ये दोस्तों किसमें मिलता है? सूर्य के प्रकाश में मिलता है विटामिन डी। और मैंने आपको कहा था ये दोस्तों रिकेट्स जो रोग है वो इसी की कमी से होता है। और लिख लेना टोकोफेरोल
इसे कहते हैं विटामिन ई को दोस्तों टोकोफेरोल कहा जाता है, विटामिन ई को। अब देखिए दोस्तों, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? चारों शाखाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहली शाखा है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। कौन सी है? ऑर्निथोलॉजी। अगर आपसे पूछे ऑर्निथोलॉजी उड़निथोलॉजी, क्या उड़निथोलॉजी, तो नोट करना दोस्तों ऑर्निथोलॉजी पक्षी किससे संबंधित है? पक्षियों का जो अध्ययन है ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला है ओस्टियोलॉजी। तो लिखना दोस्तों ओस्टियोलॉजी का अर्थ होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी या फिर बोन दोस्तों, इसका जो अध्ययन है ओस्टियोलॉजी। एपिग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपिग्राफी दोस्तों लिखना, जो अभिलेख हैं इनका जो अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों एपिग्राफी। क्या? अभिलेखों का अध्ययन है। और एनाटॉमी दोस्तों, ये शरीर के जो आंतरिक भाग है इसका जो अध्ययन है ये दोस्तों एनाटॉमी कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एनाटॉमी इसका एकदम सही आंसर है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी दोस्तों। फूल पत्ती वाली मैगजीन आपके सामने ये आ चुकी है मैगजीन। सर भूख लग गई है। भूख तो मुझे भी लगी है ना, मुझे भी लगी है, मैं भी जाकर खाना खाऊंगा। तो कोई बात नहीं है ना दोस्तों। देखिए ये भूख का लगना, जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा ना, देखना उस दिन तुझे भूख नहीं लगेगी। क्या? भूख नहीं लगेगी दोस्तों। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर जाएगा, जिस दिन तेरे जो माता पिता हैं दोस्तों, मतलब वो घर जाएंगे, उस दिन देखना भूख नहीं लगेगी, है ना। जिस दिन तू दोस्तों सेलेक्ट होकर जाएगा ना, वो दिन बड़ा बेहतरीन होगा। क्या? बड़ा बेहतरीन होगा। फूल पत्ती वाली मैगजीन 1 से 31 जुलाई दोस्तों ये मार्केट में आ चुकी है। कल एसआई वालों, कल जो है ये वाली जो आपकी जो बुक है एसआई के लिए बुक दोस्तों 10 मॉडल पेपर वाली जो बुक है और इनका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो कल 10 अगस्त से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये वाली बुक भी आ चुकी है। इसके बाद में 13 अगस्त को आ रहे हैं जयपुर। क्या? हाँ, 13 अगस्त को दोस्तों जयपुर आ रहा है पूरा उत्कर्ष। क्या? पूरा उत्कर्ष जयपुर दोस्तों आ रहा है। आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं सब की सब 13 अगस्त को बब्बर शेर के दिन, बब्बर शेर के जन्म दिवस पर दोस्तों कहां आ रहे हैं? जयपुर आ रहे हैं। तो जयपुर के आसपास जो भी होगा उसे आना है 13 अगस्त को, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे उत्कर्ष बब्बर शेर का क्या है? जन्म दिवस है। 13 अगस्त को इंतजार करेंगे हम अपने परिवार का। हम आपसे मिलने आ रहे हैं तो हम भी दोस्तों इंतजार करेंगे। 13 अगस्त को विशाल रक्तदान शिविर होगा गोपालपुरा बाईपास के पास, गोपालपुरा बाईपास पर विशाल रक्तदान शिविर होगा। हम इंतजार करेंगे अपने परिवार का, आप सभी का। ठीक है। अब दोस्तों सुबह 6 बजे सीएपीएफ का फिर कह रहा हूं तुमसे 15 की 15 क्वेश्चन डिटो, 15 की 15 क्वेश्चन जो करंट के थे दोस्तों एकदम 100% फोटोकॉपी। क्या? फोटोकॉपी दिखाऊंगा कल सुबह दोस्तों, सुबह 6 बजे वाली क्लास में। फिर मिलूंगा आप सभी से। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना। 1-2 दिन में ही दोस्तों चौथा फेरा जो है वो आपके सामने आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना। इस सप्ताह में 2 फेरे आने वाले आप सभी के सामने। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। समय का थोड़ा ध्यान नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूं आपसे। 10 मिनट आपकी एक्स्ट्रा ली हैं, पर कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए ली थी। तो कल सुबह मिलूंगा 6 बजे, सीधा सीधा ओलंपिक वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे पूरी करूंगा। तो आप सभी के लिए अंत में मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को महादेव की सौगंध, अब की बार तुम अगर मेरा साथ दिया ना तो इसे मैं औकात दिखाकर रहूंगा। खुश रहना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना। मिलता हूं दोस्तों कल सुबह 6 बजे आप सभी से अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, थैंक यू।
अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ